All right. Good evening, everyone. Once again. Good evening. Good evening. चलो आ जाओ लास्ट चैप्टर. All right. Companies. All right. Companies incorporated. ध्यान से. Companies incorporated outside India. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. अगेन एज आई सेड वेटेज इन एग्जाम्स अप टू 6 मार्क्स. इट्स अ सिंपल चैप्टर. इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर. इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते. ठीक है. ऑल राइट. नाउ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी ध्यान से हमने पढ़ा है 242. याद है. पूरा कंप्लीट सर्कल आया था. ऑल राइट. तो फॉरेन कंपनी मीन्स है या इंक्लूड्स है? मीन्स मतलब स्पेसिफिकली बोल दिया. एनी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट. कंपनी भी मालूम है आपको उसका मतलब, या बॉडी कॉर्पोरेट भी मालूम है. ठीक है. दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ऑल राइट. तो मतलब पहला कंडीशन क्या है? कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. एंड उसके बाद दो कंडीशन है. ऑल राइट. उसके बाद दो कंडीशन है. कंडीशन क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस. ऑल राइट. प्लेस ऑफ बिजनेस का है. नाउ प्लेस ऑफ बिजनेस या तो वो खुद करे. ऑल राइट. खुद करे मतलब क्या हो गया? उसका एक ब्रांच ऑफिस है इधर. कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां हुई है? इंडिया के बाहर. बट इंडिया में उसका क्या है? ब्रांच ऑफिस. तो ऐसी ब्रांच ऑफिस को हम क्या मानेंगे? ये ब्रांच ऑफिस का स्टेटस क्या रहेगा? अरे बोलो ना. क्या रहेगा स्टेटस? फॉरेन कंपनी. बराबर है ना. और थ्रू एन एजेंट चलेगा. फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड अब यहां पे एक फंडा आता है. ऑल राइट. पढ़ो जरा एंड पढ़ के. तो ये डेफिनेशन में सेंस बनता है क्या? बोलो. देखो बेटा. देखो देखो देखो. अगर एंड को हम ले तो कंडीशन नंबर बी एक एक इसका मायना ये है कि ये रिडंडेंट हो जाता है. बिकॉज अगर आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है तो बिजनेस एक्टिविटी तो आप कंडक्ट करोगे ही. ऐसा तो नहीं है बैठ के डांडिया खेलोगे, अंताक्षरी खेलोगे. ऐसा तो नहीं है. दैट इज वन मीनिंग. ठीक है. अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन लाए तो एंड कैन बी रेड एज और. याद आया? एंड कैन बी रेड एज और. बिकॉज इफ आई रीड इट एज एंड, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं. अब एक ऑनलाइन कंपनी है, मान लो जैसे अलीबाबा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अलीबाबा है. अलीबाबा देखो कंडीशन नंबर 1 आपके साथ क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहा है कि एक फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए. एवरीबडी. फर्स्ट वाला कंडीशन क्या बोल रहा है? फिजिकल प्रेजेंस. अब ये प्रेजेंस एक्चुअल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और बोलता है एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. अलीबाबा का इंडिया में कोई प्रेजेंस ही नहीं है. नाइदर थ्रू एजेंट, नाइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी नहीं है. समझ में आ रहा है? बट हम वेबसाइट से ऑर्डर करते तो चाइना से माल आता है. बिजनेस एक्टिविटी तो हो रही है, प्रेजेंस नहीं है. समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? अलीबाबा बच जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अलीबाबा बिजनेस एक्टिविटी तो कर रहा है बट अलीबाबा के पास प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है. ना उसका एजेंट है, ना कुछ है, ना कुछ ऐसा हो रहा है. तो ये प्रोविजन डिफीट हो जाएगा. तो वी विल रीड एंड एज और. या तो उसके पास फिजिकल बिजनेस हो या फिजिकल प्लेस हो, इलेक्ट्रॉनिक या वर्चुअल, या तो वो इंडिया में क्या कर रहा है? बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है. तो दोनों को हम क्या मानेंगे बेटा? फॉरेन कंपनी मानेंगे. समझ में आ रहा है?
अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड को हमने थोड़ा डिफाइन किया हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूड्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस. ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूड्स डिजिटल ट्रांजैक्शन. अभी मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है, मान लो कोई भी अमेरिकन कंपनी ले लो, समझो जनरल मोटर्स. ठीक है, जनरल मोटर्स यूएस की कंपनी है, वो यूएस के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके बोर्ड के डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं, तो क्या ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी? इसके बोर्ड के डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं, क्या ये फॉरेन कंपनी मानी जाएगी? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, क्या लगता है तुमको? जनरल मोटर्स इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, यूएस कंपनी है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में बैठे हैं वेकेशन, और जितने भी डिसीजन यूएस में होते हैं वो इंडिया से लेते हैं. तो क्या जनरल मोटर्स एक फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी, हाँ या ना? ना. क्यों? बिजनेस थोड़ी, हाँ पोएम मुझे मालूम था, मैं इसके लिए रुका था. इनकम टैक्स एक्ट है ये. क्या ये इनकम टैक्स एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट में चलता ही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज अ डिफरेंस. कंपनीज एक्ट डज नॉट कंसिडर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. वो इसको इग्नोर करता है. तुम इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट इधर मत लगाओ, बस मुझे यही चाहिए था कि तुम लगाए इधर. पोएम नहीं आएगा इधर, यहां पे पीओबी आएगा. पीओबी क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब डिजिटल ट्रांजैक्शन, अभी लोग ने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड को क्या बोलते हैं. इसके 5 सोर्सेज हैं. द फर्स्ट इज डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो बी टू बी केसेस की बात करता है. मतलब क्या हो गया आपका? एंड मतलब यू आर कंडक्टिंग एनी ट्रांजैक्शन ओवर अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. जैसे अलीबाबा का केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया. यूडेमी, यूडेमी सुना है ना? ऑन यूडेमी नहीं सुना? अरे ऑनलाइन कोर्स वोर्स बेचते थे ना ये लोग. इट्स एन ऑनलाइन, बेटा एक वेबसाइट था, एक एप्लीकेशन था जो ऑनलाइन ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स, डिग्री के कोर्स, एमबीए एमबीए सब करता था. इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं, बट इंडिया में क्या कंसिडर कर रहा है? डिजिटल ट्रांजैक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कंसिडर करता है, या तो बी टू बी या बी टू सी ट्रांजैक्शन. यहां तक पढ़ोगे बस है बेटा. डेटा इंटरचेंज एंड डिजिटल सप्लाई लिखने का जरूरत नहीं है. यू आर कंडक्टिंग बी टू बी. बी टू बी का एग्जाम्पल है अलीबाबा, बी टू सी का एग्जाम्पल है यूडेमी. समझ में आ रहा है? ऑल राइट. फाइनेंशियल सर्विसेज. ऑल राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज, यू आर इन्वाइटिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग सब्सक्रिप्शंस और ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू क्या? इंडियन सिटीजन. ये ब्रोकर्स होते हैं ना बेटा, कि आप सिक्योरिटीज खरीदते हो. फेमा में आपको तुम पूछा था ना क्वेश्चन, कि जो मिडल मैन इंटरमीडियरीज होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं फॉरेन सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, तो इनको भी हम क्या मानेंगे? बिजनेस डन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. इंडियन सिटीजन से फॉरेन सिक्योरिटी का अगर आप पैसा ले रहे हो तो आप इंडिया में क्या माने जाओगे? फॉरेन कंपनी. समझ में आया? क्लियर है? थर्ड, ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशंस, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, डेटाबेस सर्विसेज, ये सारी चीजें. इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये हो गया आपका गूगल एड्स. देखा है आपने? गूगल एड्स, मेटा एड्स, जहां आप फेसबुक में अपना प्रमोशन करते हो, समझ में आ रहा है, पैसा देके. तो ये सारी चीजें इधर आ जाती है ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशन, वेब बेस्ड मार्केटिंग. कि आप सर्च करो तो गूगल में स्पॉन्सर्ड आता है ना, एवरीबडी गूगल में स्पॉन्सर्ड आता है ना, एड वैड देने के लिए, वो करने के लिए, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशन माना जाता है. डिजिटल सर्विसेज, टेली मार्केटिंग, टेलीकॉम, टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन समझते हो? आप ऑनलाइन या ऑन फोन ही डॉक्टर का कंसल्टेशन ले लेते हो, या ऑनलाइन कोचिंग वगैरह एजुकेशन के अंदर हो, या कोई ऐसी आपकी टेली मार्केटिंग सर्विसेज है, ये भी इधर कवर हो जाएगी. एंड डेटा कम्युनिकेशन, एक बार रीड करो, एक बार ये रीड करो.
कितने लोग के पास फोन में वीपीएन है? नहीं है। वीपीएन समझते हो? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। हाँ, सर्वेश के पास है। बैंड मैगजीन और वीपीएन बोथ गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अब ठीक है, अभी सुनो, जितना भी सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो नेटफ्लिक्स, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, एप्पल का आई क्लाउड हो गया। आई क्लाउड का सर्वर इंडिया में थोड़ी ना है बेटा, ये सीधा क्या हो जाता है, बाहर ही अपलोड हो जाता है। तो ऐसी कोई सर्विस आप अगर इंडिया में प्रोवाइड करो, नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है उसके सर्वर्स बाहर है, समझ में आ रहा है, वीपीएन सर्विस आप प्रोवाइड करो। हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, वो इंडिया में उसका कोई प्रेजेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो क्या मानी जाएगी, फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नाउ ये जरा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक बार जस्ट रीड क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन। ये क्या बोल रहा है, ऐसा कोई डिजिटल या इफ यू इशू सिक्योरिटीज, तुमको याद है आईएफएससी किधर है, गुजरात में है, ऑलराइट, जैसे गिफ्ट सिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। आईएफएससी गुजरात में है। अब ध्यान से सुनना, आईएफएससी को अगर आप कोई सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे हो, सिक्योरिटीज मतलब इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, पैसा वैसा आप इधर उधर कर रहे हो, तो आईएफएससी को इंडिया नहीं माना जाता। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक वाला जो सेक्शन है, पार्ट है, वो आईएफएससी पे अप्लाई नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज ऑफरिंग्स, ये जो ऊपर था ना, accepting deposit, financial services that are provided to an IFSC, इसको करो लिंक विद IFSC। अगर ये सारी चीजें आपने IFSC को दी, IFSC हालांकि इंडिया में है, उसको हम इंडिया नहीं मानेंगे। मतलब इसको हम क्या मान रहे हैं, फॉरेन कंपनी ट्रांजैक्शन कहां कर रही है, फॉरेन लोगों के साथ, ये इंडिया वालों के साथ, इंडियन सिटीजन के साथ नहीं कर रही। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट IFSC इज कंसिडर्ड एज अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। जैसे होता है ना एसईजेड, एसईजेड पढ़ा है ना, सुना है ना, इंडिया अपने इधर है ना, क्या बोलते हैं, सांता क्रूज, सीप्स। तो सीप्स फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉ, सीप्स में कुछ डाला तो मतलब क्या किया, एक्सपोर्ट किया, समझ में आ रहा है। उसको इंडिया का हिस्सा, हालांकि इंडिया है बट उसको इंडिया का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान रहे इधर, ये क्या बोलता है, अब आप एक बार सुनो, आप अभी एक बार क्या हो गए, फॉरेन कंपनी बन गए। फर्स्ट डिस्कशन क्या था, हाउ विल यू बिकम अ फॉरेन कंपनी, यू विल बिकम अ फॉरेन कंपनी आइदर बाय एस्टैब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये आइदर इटसेल्फ ब्रांच हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, तुम्हारा कोई वेबसाइट हो या कोई एजेंट बैठा हुआ है इधर, ठीक है। जैसे हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन इंडिया में बाइक कैसे बेचता है, हाँ तो कैसे, थ्रू बजाज ना, हार्ले डेविडसन नाउ सेल्स इट्स बाइक्स वाया बजाज, सो बजाज इज एक्टिंग एज अ एजेंट, तो हार्ले डेविडसन विल बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी, फॉरेन कंपनी, दैट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब क्या बोल रहा है, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब ये जो इंडियन बिजनेस है ना, जितना भी आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, जैसे हार्ले डेविडसन का इंडिया वाला बिजनेस, नेटफ्लिक्स का इंडिया वाला बिजनेस, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, यहां पे देखना, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में लगेंगे। देखो, इफ द अबाउ कंडीशन इज मेट, इफ द अबाउ कंडीशन इज मेट, दे मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विद चैप्टर 12 एंड अदर प्रोविजन, एज इफ, मतलब सारे प्रोविजंस लग जाएंगे एज इफ दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। देखो, एक तो जनरल प्रोविजंस है जो हम नीचे पढ़ेंगे, 380 से लेके 386, 392 एंड 393, ये सारे फॉरेन कंपनीज को लगते हैं। एडिशनली इफ यू मीट दीज कंडीशंस, तो आपको दूसरे प्रोविजंस भी लग जाएंगे कंपनीज एक्ट के, जो हमारी नॉर्मल इंडिया वाली कंपनी है ना, 220 वाली कंपनी को लगता है, वो वाले प्रोविजंस भी आपको लग जाएंगे। व्हाट इज द कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन इज greater than or equal to 50% of the paid up share capital is held by या तो इंडियन सिटीजन या तो एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया इज होल्डिंग मोर देन 50
या 50, या तो कोई इंडिया की कंपनी बाहर वाले को होल्ड कर रही है तो आपको लग जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स एंड जैगवार है, बराबर है, जैगवार बाहर की कंपनी है, उसमें 100% स्टेक किसका है? टाटा मोटर्स का। हालांकि वो फॉरेन कंपनी है, टाटा मोटर्स का स्टेक है, तो फॉरेन कंपनी को क्या मतलब जैगवार को क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू अप्लाई और इट हैज टू फॉलो ऑल द अदर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब वो स्टेटमेंट, फाइलिंग, आरओसी कम्युनिकेशन, सारी चीजें उनके ऊपर लग जाएगी। पॉइंट नंबर 1 इज जनरल, सारे फॉरेन कंपनीज को लगता है। पॉइंट नंबर 2 एडिशनल प्रोविजंस, जो बाकी के बचे हुए, एज इफ इट अप्लाइज टू अ कंपनी, देखो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडिया वाली जिसको लगेगी, बाकी वाले इंडिया वाले प्रोविजन जो जो लगते हैं वो आपके फॉरेन कंपनी को भी लगेंगे। इज दैट क्लियर? बड़े आगे, ऑल राइट, इसको लिखो इनिशियल, ऊपर लिखो इनिशियल डॉक्यूमेंट फाइलिंग। अब जनरल सेक्शन अपन पढ़ रहे, इनिशियल डॉक्यूमेंट फाइलिंग सेक्शन नंबर 380। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पे एक बात ध्यान रखना, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे एक बात याद रखना, अब जैसे आपने प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उसके 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फाइल करने। ऑलराइट, सो विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट? एस्टैब्लिशिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप कौन से फॉर्म में फाइल करोगे? फॉर्म नंबर FC1। ऑलराइट, फॉरेन कंपनी 1। ऑलराइट, फॉर्म नंबर FC1 नीचे ही लिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, वहां पे देखोगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की क्या है कि समझो मेरा ब्रांच मुंबई में है, फॉरेन ब्रांच, मैं कौन से आरओसी में जाऊंगा? महाराष्ट्र के नहीं, ऑल फॉरेन कंपनीज हैव टू फाइल विद दिल्ली का आरओसी। ये इधर जरा हटके देख, से ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यू दिल्ली फॉर रजिस्ट्रेशन, ये ध्यान देना। ठीक है, ऑल द फाइलिंग हैज टू बी डन थ्रू दिल्ली का आरओसी, कहीं भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब आप क्या क्या सबमिट करोगे? सबसे पहला है अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर। चार्टर मतलब क्या हो गया बेटा? हर कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है वो चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं। चार्टर डॉक्यूमेंट क्या हो गया? आपके एमओए एंड एओए। तो आपकी जो फॉरेन वाली एमओए और एओए होंगे ना, तो वो आपको कहां फाइल करना है? न्यू दिल्ली में फाइल करना है। चलो सर इंग्लिश में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट सिंगापुर का है, चाइना का है तो चाइनीज में लिखा होगा उनका, जर्मन का है तो जर्मन में लिखा होगा, तो आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा? एक सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांजैक्शन। मतलब वहां के कोर्ट में, वहां के जगह पे आप उसको प्रॉपरली सर्टिफाई मतलब ट्रांसलेट करो, स्टैंप मरवाओ कि ये ट्रू एंड करेक्ट ट्रांसलेशन है, एंड इंडिया में सबमिट करो। यहां तक क्लियर हो गया? फिर देखो, ये खाली रीड कर लो, बी एड्रेस देना है, डायरेक्टर्स देना है, इनका डेट ऑफ बर्थ, 3-4 पॉइंट्स याद कर लिया तो ठीक है। पूरा नाम, पूरा सरनेम, कोई और नाम था तो वो, फादर मदर ब्रदर, डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली उनका डिटेल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये थोड़ा डिटेल्स, ये 3-4 पॉइंट्स पढ़ लिया तो काफी है। इधर आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या सबमिट करी? तो बेसिक डिटेल्स हो गए। अब जो इंडिया में है ना, आपको एक रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा who will receive all the authorized communication from the ROC। इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल, जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसा था, तो वो फॉरेन कंपनी को क्या बोल रहा है? इंडिया में एक ऑथराइज्ड या एक बराबर इंसान रखो who will accept legal notices in इंडिया। अगर ब्रांच है तो उसका एड्रेस, डिटेल्स ऑफ एनी प्रीवियस। इसका क्या मतलब हो गया? अगर आपकी पुरानी कोई कंपनी थी जो आप बंद करके चले गए फिर वापस आ रहे, ठीक है, पुरानी कंपनी थी जो बंद करके, जैसे मूव एंड पिक करके एक आइसक्रीम था,
ब्रांड स्विट्जरलैंड का ब्रांड था बेटा, इंडिया में खुला, एक्सपेंसिव खुला, प्रीमियम के जैसा खुला, इतना प्रीमियम खुला कि आइसक्रीम खाने जा रहे हो ना तो वहां वैले पार्किंग है, लोग गाड़ियों में आते थे और वहां वैले होता था, प्लीज सर मैं पार्क कर देता हूं, आप जाइए आइसक्रीम खाइए। अरे मैं बोला आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम में इतना कौन सोचता है, समझ रहे हो। अब उन लोग को ऐसा था कि इंडिया में प्रीमियम चीजें चलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, आइसक्रीम के लिए हम लोग प्लान करके जाते हैं क्या? नहीं, फोन आया दोस्त का आइसक्रीम खाना है, चल, जैसे जो कपड़े पहना उसमें ही निकल गया और आ गया। अब तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां वैले पार्किंग है, जहां एकदम स्टूडियो लाइटिंग है, 500-600 रुपए का एक स्कूप है, तो तुम तैयार होके जाएगा ना यार। तुम ऐसा शॉर्ट्स वॉर्ट्स में जाएगा तो कैसा लगेगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस वजह से ये कंपनी क्या हो गई, मतलब ये ब्रांड क्या हो गया, फेल हो गया और इंडिया में बंद हो गया। अब यही ब्रांड अगर इंडिया वापस आता है तो उसको वो डिटेल्स देने पड़ेंगे कि हम पहले थे, बंद किए, अब हम वापस आए हैं। सो डिटेल्स ऑफ एनी प्रीवियस क्लोजिंग, हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक डिक्लेरेशन बताना पड़ेगा बेटा कि जितने भी डायरेक्टर्स है और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चोर आदमी नहीं है। चोर आदमी मतलब दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस और फ्रॉड, ठीक है। सीए नहीं भाई, ठीक है। विद इन 30 days फॉर्म FC1। देखो अगर फेमा, देखो ये खाली रीड वाले पॉइंट से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक जो पढ़ा वो इंपॉर्टेंट था। अगर फेमा अप्रूवल है, रिक्वायर्ड है, तो फेमा अप्रूवल भी लगा देना। आरबीआई अप्रूवल अगर लगेगा, फॉरेन फंड्स आ रहे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो सारी चीजें डाल देना, ठीक है। या तो अप्रूवल डालना, या तो एक सर्टिफाइड कॉपी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। या तो अप्रूवल है तो अप्रूवल अटैच करो, अगर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो तुम सर्टिफाई करो, क्योंकि कल उठ के हमको पता चला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब यहां पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ चेंज होता है आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अगर कुछ चेंज होता है आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो यू हैव टू सबमिट दिस इन फॉर्म FC2 विद इन 30 days ऑफ द चेंज। ये एमसीक्यू में ये ऐसा कुछ पूछ सकता है। FC1 में क्या क्या आया हमने डिस्कस किया, इसमें कोई डायरेक्टर, कोई चार्टर, कोई चीज आपकी चेंज हुई तो आपको FC2 के अंदर आरओसी को क्या करना है, इंटीमेट करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एवरी फॉरेन कंपनी हैज टू, ये सारे जनरल प्रोविजंस हैं, every foreign company must prepare a balance sheet and a profit and loss account। every foreign company, and इसको डिलीवर किसको करना पड़ेगा, आरओसी को। कितने टाइम में, 6 महीने में। 6 महीने में, बट 6 महीने कब तक बेटा? देखो, विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बट ध्यान रहे, इंफॉर्मेशन इज फॉर ईच कैलेंडर ईयर। समझ में आ रहा है? 6 months फ्रॉम द एंड। इस पे एक्सटेंशन मिल सकता है आपको कितने महीने का, 3 महीने का, 3 months का। अब इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, शेड्यूल 3। आपको आपके इंडिया ऑपरेशंस के, ऑल राइट,
हर साल within 6 months from the end of the financial year as per schedule 3 बना के इंडिया में सबमिट करना है आरओसी. And ROC can give you an extension of how many months? 3 months. समझ में आ रहा है? लैंग्वेज चाइनीज, इंग्लिश. अब ये क्या है? डॉक्यूमेंट शाल एनेक्स्ड. बेटा अगर आपके ऊपर CFS लगता है ना, तो आप CFS कंसोलिडेट करके बनाओगे. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब इसके साथ बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आपको क्या क्या सबमिट करना है? आपको सबमिट करना है फॉर्म नंबर FC3. FC3 में क्या क्या रहेगा? कहां कहां आपके बिजनेसेस है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहां कहां पे आपके बिजनेसेस है? प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी? टैक्स में पढ़ा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? पढ़ा है ना? रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा. हाँ, रिलेटेड पार्टी जीएसटी में पढ़ा था ना, जैसे एक लिस्ट था कि ये सारे रिलेटेड पार्टीज कंसिडर करेंगे. पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस, रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस, फिर खुद का फैमिली, डिपेंडेंट सन्स, वैसा. तो वैसे यहां पर भी अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी के साथ कोई रिलेट आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इंटरनेशनली, वो आपको इधर सबमिट करना पड़ेगा. रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या बेटा? जो प्रॉफिट आप बाहर भेज रहे हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिपैट्रिएशन अगर बाहर, एंड अगर कोई डिविडेंड भेज रहे हो तो वो डिविडेंड के भी डिटेल्स डालने पड़ेंगे. ठीक है. ये देखो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया में ऑडिट, ध्यान से, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया में ऑडिट भी होंगे एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट. समझ में आ रहा है? प्रैक्टिसिंग सीए इंडिविजुअल या फर्म और LLP ऑफ सीए. सीए कंपनीज नहीं कर सकती. समझ में आ रहा है ना? सीएस कैन नॉट इनकॉर्पोरेट अ कंपनी. या तो फर्म रहेगी, इंडिविजुअल रहेगा, या LLP रहेगा. अब 382. अब ध्यान से, एवरी कंपनी, देखो एवरी कंपनी हैज टू कॉन्स्पिक्वेसली मतलब एकदम विजिबल वे में, ऑब्वियस वे में क्या करना है? हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर अपना नाम डालना है, नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुआ वो डालना है, एंड एक स्टेटमेंट. ठीक है, एक स्टेटमेंट मतलब एक लाइन वेदर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड या अनलिमिटेड. सो एवरी फॉरेन कंपनी अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर उसका नाम, उसकी लायबिलिटी और उसका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालेगा. ठीक है. कौन से लैंग्वेज में डालेगा? इंग्लिश एज वेल एज लोकल. एंड लेटर हेड पे क्या है? खाली इंग्लिश चलेगा. समझ में आ रहा है? लेटर हेड में क्या है? खाली इंग्लिश चलेगा. नेक्स्ट पे आ जाओ 383 के ऊपर.
383 के ऊपर आ जाओ। सर्विस, सर्विस मतलब क्या? अगर आरओसी या एनी नोटिस हमको फॉरेन कंपनी को भेजना है तो हम मान लेंगे, ध्यान से सुनो, हम मान लेंगे कि ये डॉक्यूमेंट सर्व हो चुका है, मतलब हम दे चुके हैं, इफ उसका एड्रेस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को किया हुआ है। ऊपर हमने पढ़ा था ना, एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चाहिए रहेगा, ठीक है। एंड इट इज लेफ्ट एट देयर ऑफिस, इट इज लेफ्ट एट देयर ऑफिस और इट इज सेंड बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब अगर हमने उसको ईमेल भेजा, उसके ऑफिस में छोड़ दिया, या उसको पोस्ट में वो एड्रेस में भेज दिया, तो हम ये मान लेंगे कि वो फॉरेन कंपनी को नोटिस मिल चुकी है। मतलब ये वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता कि भाई मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं। बस ये पॉइंट है, इजी है बेटा, कुछ ऐसा वो है नहीं। आ जाओ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स पे आ जाओ। अब देखो बेटा, ये बहुत सिंपल है। ये देखो देखो देखो, डिबेंचर्स के जो प्रोविजन है वो म्यूटाटिस म्यूटेंडिस, मतलब एज इट इज अप्लाई टू हु, अ फॉरेन कंपनी। एनुअल रिटर्न के जो प्रोविजंस है दैट आल्सो अप्लाई टू व्हाट, फॉरेन कंपनी। सीएसआर के जो प्रोविजंस है दैट आल्सो अप्लाई टू फॉरेन कंपनी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट के जो प्रोविजंस है दैट आल्सो अप्लाई टू फॉरेन कंपनी। मतलब क्या, प्रिंसिपल, प्लेस एंड बिजनेस, सीएसआर में भी अगर उसको क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो सीएसआर भी लगेगा, एनुअल रिटर्न के भी प्रोविजन लगेंगे, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के भी प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। देखो चार्जेस जो अपन ने पढ़ा था ना, वो भी किसको लगेगा, फॉरेन कंपनी को लगेगा। चार्जेस पढ़ा था ना अपन ने, क्रिएशन ऑफ चार्ज, वो भी फॉरेन कंपनी को लगेगा। अब अब यहां पे याद रखो, ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना इधर, बेटा इसको लिंक करो किधर, सेक्शन 242 के अंदर। जो प्लेस ऑफ बिजनेस अपन ने ऊपर पढ़ी थी, यहां पे क्लैरिफिकेशन है कि इट इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर और अ रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मतलब क्या हो गया, पुराने जमाने में, अभी तो इतना रेलेवेंट नहीं है, पुराने जमाने, अभी तो शेयर्स ऑनलाइन बिकते हैं ना, पुराने जमाने में क्या होता था बेटा, एक ऑफिस रखनी पड़ती थी शेयर ट्रांसफर का, बिकॉज वहां पे फिजिकली शेयर्स ट्रांसफर होते थे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी का शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने शेयर्स खरीदा तो आपको जाके रजिस्टर करवाने पड़ते थे। अगर ऐसी कोई ऑफिसेज इंडिया में रहेगी तो उसको भी हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब इनको भी क्या लगेगा, सारे प्रोविजंस। समझ में आ रहा है, बिकॉज इनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, तो इनको भी क्या लगेगा, सारे प्रोविजंस लगेंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब यहां पे क्या बोल रहा है, सर्टिफाइड कॉपी, क्लैरिफिकेशन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा, ट्रू कॉपी रहेगा, ऑल राइट, विद करेक्ट ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है ना, ध्यान से सुनो, प्रिस्क्राइब्ड मैनर है ना, प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब इट इज डन बाय एन एडवोकेट और अटर्नी और जज ऑफ हाई कोर्ट। और और अ पर्सन
or a person in the opinion of ROC has adequate knowledge has adequate knowledge of both languages of both languages. अब ये देखो एक बार बेटा, ये अगेन देखो 387 से लेके ध्यान से सुनना 391 किस किस को लगता है? ऑल फॉरेन कंपनीज, वेदर उनके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। ठीक है, 387 से 391। अब पहला वाला आ गया प्रोस्पेक्टस। अब वो क्या बोल रहा है? प्रोस्पेक्टस के जैसे हमारे प्रोविजंस थे तो यहाँ पर भी सिमिलर है। प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए? इट शुड बी डेटेड एंड साइंड, एंड प्रोस्पेक्टस में 5 आइटम होना चाहिए। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब क्या है बेटा? योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फॉरेन वाला। ठीक है, द लॉ अंडर विच इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब द इनैक्टमेंट, वो फॉरेन के कौन से लॉ में इनकॉर्पोरेट हुआ था वो आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना है। मतलब प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या अटैच करना है? एमओए अटैच करना है, रेलेवेंट लॉ फॉरेन का। ऑल राइट। तीसरा, एड्रेस वेयर द डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड, मतलब इंडिया में किसी को आके चेक करना है तो वो कौन से एड्रेस में आके चेक कर सकता है, वो आप मेंशन करोगे। ठीक है, कंट्री का डेट एंड इनकॉर्पोरेशन, मतलब फॉरेन कंपनी का, एंड वेदर उसके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं। तो ये प्रोस्पेक्टस में 5 चीजें होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ फॉरेन कंपनी और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। समझ में आया? बहुत इजी है, डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक, डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, अब 3 चीजें हैं ना, देखो पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 हमेशा टेस्ट लोग एक्सेप्शंस पे कर सकते हैं। 1, 2 एंड 3 मतलब क्या हो गया? योर एमओए, योर इनकॉर्पोरेशन लॉ और योर एड्रेस, constitution, inspection and address are not required if the company was incorporated more than 2 years. The company was incorporated for more than 2 years. एक मिनट, इट इज नॉट, अभी इसका क्या मतलब हुआ? इफ द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड मोर देन 2 years ago, तो अगर 2 साल पुरानी इनकॉर्पोरेशन है तो आपको उसका एमओए, उसके रेलेवेंट लॉ और उसका एड्रेस मेंशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे आ जाओ। एक्सेप्शन, ये देखो याद रखो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एक्सेप्शन एग्जिस्टिंग मेंबर्स, मतलब क्या हुआ? आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो टू गिव सिक्योरिटीज, किसको? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, मतलब राइट्स इशू जैसा वाला है। याद आया? तो उनको ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उनको ऑलरेडी मालूम है बिजनेस है, ये है वो है, इनको क्या बताने की जरूरत? तो एग्जिस्टिंग वाले हैं तो इनको जरूरत नहीं है।
सेम एक्सेप्शन अपन ने वहां भी पढ़ा था, देखो ऑफर सिक्योरिटीज दैट आर आइडेंटिकल टू द प्रीवियस इशूड। पहले भी इक्विटी शेयर था, अभी भी इक्विटी शेयर है, समझ में आ रहा है? पहले भी डिबेंचर्स था, वो अभी भी डिबेंचर है। ओके अब ये क्या बोलता है सेक्शन 388, एवरीबॉडी ध्यान से सुनो। सेक्शन 388 बोलता है जो हमने अभी प्रोस्पेक्टस पढ़ा ना, उसके साथ क्या होना चाहिए, एक एक्सपर्ट स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए। और एक्सपर्ट स्टेटमेंट में एक्सपर्ट का क्या होना चाहिए, देखो यहां पर ने पढ़ चुके हैं बेटा, एक्सपर्ट का क्या होना चाहिए, कंसेंट। अरे पढ़ा था कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं? एक्सपर्ट का कंसेंट चाहिए। एक और स्टेटमेंट दैट द एक्सपर्ट हैज नॉट विड्रॉन हिज कंसेंट, ये भी हमने ऑलरेडी कवर किया था। ऑल राइट, एंड अ स्टेटमेंट दैट कंसेंट इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। ये वही प्रोविजंस है, सिमिलरली इधर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। अभी बिफोर इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, ध्यान से सुनो, a copy of the prospectus must be submitted or registered by the ROC। everybody ध्यान से सुनो, बिफोर सबमिटिंग और इशूइंग, देखो नो पर्सन शैल सर्कुलेट अनलेस, मतलब क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आपको क्या करना है, सर्टिफाइड कॉपी किसको देनी है, ROC को। ये सर्टिफाई कौन करेगा, एक चेयरपर्सन ऑफ द फॉरेन कंपनी एंड 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, 1 chairperson and 2 directors। The prospectus states on the face that a copy has been so delivered। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो प्रोस्पेक्टस फॉरेन कंपनी का, समझो मैं अभय को दे रहा हूं, उस पर लिखा होना चाहिए कि भाई मैंने ROC को दे दिया। समझ में आ रहा है? उसमें लिखा होना चाहिए कि मैंने ROC को दे दिया, मतलब क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है और वो बोल रहा है कि भाई हमने ROC को दे दिया ये। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, साथ में क्या क्या होना चाहिए, देखो साथ में क्या क्या होना चाहिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, एक्सपर्ट का कंसेंट, MD जो आया था अपने पास और अपने साथ, ठीक है, वो क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर बेटा, अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको अटैच करना है। अगर कोई अंडर राइटर है तो वो अटैच करना है। अब यहां पे POA, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड विद इन 2 years। ऐसा कोई सब्सटैंशियल कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी ने की है जो थोड़ा हटके है, वो भी आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर अटैच करना पड़ेगा। अब IDR कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है? मैंने तुमको GDR एक्सप्लेन किया था। मैंने तुमको GDR एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज IDR? हाँ, उल्टा मतलब क्या है? हाँ तो उसका बताओ। बोलो। देखो अब मान लो एप्पल को, तुम भूल गया है भाई, तुम कुछ रिवाइज नहीं कर रहा है। मान लो इंडिया में एप्पल को इंडिया में शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। अब एप्पल डायरेक्टली तो नहीं आएगा, क्योंकि सेबी फलाना डिमका रेगुलेशंस बहुत सारे फॉलो करने हैं।
तो एप्पल क्या करेगा, अपने शेयर्स डिपॉजिट करेगा एक ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को, बराबर, एक फॉरेन बैंक को वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है। अब वो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक का एक डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक, मतलब जैसे सिटी बैंक, वो इंटरनेशनली भी काम करती है, यूएस में भी और इंडिया में भी है, समझ में आ रहा है। तो यूएस वाली ब्रांच क्या मानी जाएगी, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। इंडिया वाली ब्रांच क्या मानी जाएगी, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक। आर यू अंडरस्टैंडिंग। फिर ये डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, आईडीआर इशू करेगी ऑन द बेसिस ऑफ एप्पल का शेयर्स। तो आपने यहां पे आईडीआर खरीदा ना, तो मतलब क्या खरीदा, एप्पल के शेयर्स खरीदे। अब इंडिया वाली जो बैंक है वो इंडिया में है, तो एनीवे सेबी वगैरह सब चीज फॉलो करती होगी ना, एप्पल को करने का जरूरत नहीं है। अब समझ में आ रहा है। वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं कर रही, वो लिस्ट कर रही है वाया बैंक, तो वो ओवरसीज बैंक के साथ डोमेस्टिक बैंक का अरेंजमेंट हो जाता है। जो इंडिया वाली है वो एनीवे इंडिया के रूल्स फॉलो कर रही है ना, वो फॉलो करेगी, जो भी सेबी रिक्वायरमेंट्स होगा, सेबी ये चीज होगा तो वो फॉलो करेगी। अब वो पढ़ो डेफिनेशन, अब समझ में आ रहा है। क्रिएटेड बाय अ डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इंडिया, ऑथराइज्ड बाय अ फॉरेन कंपनी इशूइंग द रिसीट्स। नाउ रूल्स, देखो ये क्या बोल रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इस्टेब्लिश। ऑलराइट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे अप्रूवल किसका लगता है जनरली, आरबीआई एंड सेबी। अब पनिशमेंट पे आ जाओ डायरेक्ट, यही जो पनिशमेंट इधर है ना, ये पनिशमेंट इधर आ जाओ। मतलब आपने कोई मिसस्टेटमेंट किया तो देर इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी, देर इज अ सिविल लाइबिलिटी एंड देर इज फ्रॉड के लिए लाइबिलिटी, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी को फाइन कितना लगता है, देखो ध्यान से, 1 लाख टू 3 lakhs, मतलब मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 lakhs, ठीक है। और ये देखो ये देखो ये देखो कितना है, डॉलर में है ना तुम लोग का, तो पैसा ज्यादा लेगा, 50,000 पर डे। एंड ये फ्लैट फाइन है, 1 and 30, 1 and 3। अरे आईएनआर में भरेगा ना, ऐसे फालतू क्वेश्चंस मत पूछ। ओआईडी इज 25 to 5 लाख। अब यहां पे देखो, ये एक ही जगह है, वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जहां पे ओआईडी की फाइन कंपनी से ज्यादा है। वहां पे 1 to 3 था, यहाँ पे मिनिमम 25, मैक्सिमम 5 लाख है। ये तो फ्लैट फाइन है, प्लस कंपनी को 50,000 पर डे, ठीक है। अब बेटा देखो, ये सिंपल सा पार्ट क्या बोल रहा है मालूम, अगर आपने चैप्टर 22 अगर आपने चैप्टर 22 फॉर सम रीजन नहीं फॉलो किया, बराबर से कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट की, ये क्लैरिफिकेटरी है कि भाई जो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इंडिया में किया होगा ना, उसकी वैलिडिटी पे इफेक्ट नहीं होगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे, बट इसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो अनलेस इट कंप्लाइज विद द रेलेवेंट प्रोविजंस। देखो देखो देखो, इसका मतलब क्या है, पहले समझो, मीनिंग समझ लो। लॉ ने बोला है मुझे थोड़ी चीजें फॉलो करनी है फॉरेन कंपनी की, मैंने फॉलो नहीं की,
और मैंने फॉलो नहीं की और मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? अभय के साथ है। अब ध्यान से समझना, अभय का राइट इज नॉट अफेक्टेड इफ आई डोंट फॉलो एनीथिंग। मैं अभय को ये नहीं बोल सकता अरे मैं तो अभी हुई नहीं, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, मैं फॉरेन कंपनी हुई नहीं। अभय's right to sue is not affected, a company's right to sue is affected. समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहले पढ़ रहे हो तो समझो। Failure to comply does not affect the validity of the company's liability to be sued over them. अभय मेरे को बिंदास सू कर सकता है, मैं नहीं सू कर सकता। तुमको याद है पार्टनरशिप में ऐसा था, केस फाइल करना है तो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इट्स अ सिमिलर, हाँ इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट कि अगर फॉरेन कंपनी को सू करना है ना तो पहले सारे रूल्स फॉलो करो, फिर ही कोर्ट आपको एंटरटेन करेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर केस नहीं हो सकता, आपके ऊपर तो होगा, आप नहीं कर पाओगे। फालतू सेक्शन है, ठीक है, छोड़ो इसको। मतलब वो क्या बोल रहा है, कोई झूठ मूठ का बोल रहा है मैं फॉरेन कंपनी हूं तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा। कोई झूठ मूठ का अगर बोल रहा है अंडर अ नेम सजेस्टिंग दे आर अ फॉरेन कंपनी, ऑल राइट, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा एंड एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वाला, सीजी के पास पावर है, कोई भी प्रोविजन अगर चाहिए तो वो क्या कर सकता है? एग्जेम्प्ट कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? विद दिस वी आर डन विद द सिलेबस फॉर, हाँ कौन सा वाला? टू 34 मर्जर एंड अमेलगमेशन सेम वे अप्लाई होता है जैसा नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल कंपनीज को। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ठीक है। इसके लिए मैंने उसको ऐसा बोला, देखो म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाइज टू मर्जर्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर रही है तो यू रिक्वायर व्हाट? एन अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। एंड जो कंसिडरेशन होगा वो किस में होगा? कैश या डिपॉजिटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये नोट तो मैं ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ऑलराइट, देखो जो मैंने पढ़ाया है उस पर ही फोकस करो फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, जहां से आएगा जो एमओए एओए है, ये सारी चीजें हैं ना, प्लेस ऑफ बिजनेस, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑलराइट ब्रो, विद दिस वी आर डन with law syllabus for January and May 2026.